चुनाव है तो लड़ेंगे ही, लड़ना है तो उम्मीदवार चाहिए। उम्मीदवार कैसा हो? जो मुकाबले में खड़ा हो सके, जिसके नाम पर सहमति बन सके। हुआ तो ये सब, मगर हुआ तब जब उसका शायद कोई मतलब बचा नहीं है। यह तय है कि अब एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद निर्विरोध राष्ट्रपति नहीं बन सकते। 17 विपक्षी दलों ने साथ मिलकर फैसला किया है कि लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार इस चुनाव में उनकी उम्मीदवार होंगी। हालांकि इस चुनाव में व्हिप जारी नहीं हो सकता, यानी सभी दलों के लोग किसी भी उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। फिर भी लग यही रहा है कि विपक्ष एक सांकेतिक लड़ाई ही लड़ रहा है। मीरा कुमार की उम्मीदवारी के ऐलान के साथ ही राष्ट्रपति पद के लिए लड़ाई अब दलित बनाम दलित हो गई है। ये लड़ाई बिहार की बेटी बनाम बिहार के राज्यपाल की भी है। 17 विपक्षी पार्टियों ने ये तय किया है कि वो एनडीए के आगे हथियार नहीं डालेंगे और मुकाबला करेंगे। So everybody knows about Meera Kumar ji. I think there could have not been a better candidate for this post. इन दोनों उम्मीदवारों की विशेषताओं की तुलना करने पर ये स्पष्ट है कि यूपीए व अन्य विपक्षी पार्टियों की उम्मीदवार श्रीमती मीरा कुमार बीजेपी व एनडीए के उम्मीदवार से ज्यादा लोकप्रिय व काबिल भी है। विपक्ष ने मीरा कुमार को उम्मीदवार तो तय कर लिया है, लेकिन लगता है कि वो हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। संख्या बल मीरा कुमार के साथ नहीं है। एनडीए के पास 48% से ज्यादा वोट पहले से ही थे। जेडीयू, टीआरएस और एआईएडीएमके के साथ आ जाने के बाद उसके करीब 58% वोट हो गए हैं। ऐसे इलेक्शंस में बहुमत के आधार पे प्रेसिडेंट चुनते हैं और स्वाभाविक रूप से एनडीए हमारे समर्थक और जो पार्टीज हमारे समर्थक नहीं वो भी जिस ढंग से हमें समर्थन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि उम्मीदवार हमारा ही रहेगा। मीरा कुमार की हार जीत से ज्यादा ये मुकाबला विपक्षी एकता के लिहाज से अहम था। लेकिन यहाँ भी लगता है कि मोदी के मुकाबले के लिए विपक्ष जो महागठबंधन बनाना चाहता था वो बनने से पहले ही बिखरता दिख रहा है। नीतीश बाबू ने गठबंधन से दूरी बनाए रखी है। अखिलेश और मुलायम के बीच आगे चलकर कैसा रिश्ता रहेगा वो भी साफ नहीं है। ऐसे में लग रहा है कि इस महागठबंधन की बुनियाद कमजोर जमीन पर बनी है। और यही है आज आवाज अड्डा में चर्चा का विषय। मैं हूं आलोक जोशी, नमस्कार। और इस चर्चा में हम जो हमारे स्टूडियो में पैनल हैं, इसके अलावा आपको भी जोड़ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि क्या विपक्ष को सिर्फ नाम के लिए या सिर्फ प्रतीक के तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहिए? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप 51818 पर SMS करके भी अपनी राय दे सकते हैं। आज की चर्चा में आवाज अड्डा में हमारे साथ जो लोग शामिल हो रहे हैं उसमें हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजय झा, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता डॉक्टर नवल किशोर हमारे साथ हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता आमिर हैदर जैदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसका अलावा हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, और कुछ ही देर में इस चर्चा में शामिल होंगे द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला, और उनसे भी चर्चा होगी। जैसा आपको मालूम है, आवाज अड्डा में शुरुआती टिप्पणी के लिए हमने 1.5 मिनट का वक्त दिया हुआ है। इसके बाद एक बजर बजता है। सभी मेहमानों से आग्रह है कि अपनी शुरुआती टिप्पणी 1.5 मिनट के समय में खत्म कर दें, और उसके बाद हम जब डिबेट ओपन करेंगे तब एक दूसरे की टोका टाकी भी करें। इससे पहले अगर बात पूरी हो जाने देंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं नवल किशोर जी आपके पास आना चाहता हूं। राष्ट्रीय जनता दल के आप प्रवक्ता हैं और बिहार में जेडीयू के साथ आपकी सरकार चल रही है। जेडीयू ने जिस तरह इस चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी का समर्थन कर दिया विपक्ष की बैठक होने से पहले, उससे कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, और उसमें सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि अब आपका आपसे रिश्ता कितना और कब तक चलेगा। तो आपका क्या कहना है इस पर? और उसके बाद ये जो मीरा कुमार का नाम सामने आया है, विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार चुनने में इतना लंबा समय क्यों लगाया? ये नाम पहले क्यों नहीं आ सकता था? देखिए, जो आपने बात पूछी है उसका एक एक करके मैं जवाब देता हूं। पहली बात तो ये कि इस चुनाव में
हर एक पार्टी अपनी अपनी बात रख रही है और उसी क्रम में जेडीयू ने अपना बात रखा और सपोर्ट करने का एक निर्णय लिया। उससे बिहार सरकार में जो महागठबंधन है उस पर कोई खतरा नहीं है और किसी तरह का उसमें टूट की संभावना नहीं बनती है। ये उस पार्टी के लोग भी कह चुके हैं और पूरा महागठबंधन इस पर एकजुट है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक आपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की बात कही, इसमें सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा और एनडीए सबसे पहले कंसेंसस बनाने में विफल रही, पहली बात। दूसरी बात कि जो विपक्ष ने इतना समय लिया, इतना ज़्यादा समय लिया, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब बहुत बड़े बड़े पार्टियाँ, बहुत बड़ी संख्या में जब पार्टियाँ एक साथ बैठती हैं तो कोई भी निर्णय लेने में, उस निर्णय को निष्कर्ष तक पहुंचाने में एक समय लगता है कि उस पर बात होता है, विमर्श होता है और हर एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए एक निर्णय पे पहुंचा जाता है और इसीलिए उस निर्णय को मजबूत माना जाता है। और उसी निर्णय का यह निष्कर्ष है कि श्रीमती मीरा कुमार एक राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में चुनकर आई हैं इस विपक्ष की तरफ से। और उनके क्रेडेंशियल को देखते हुए वो लगता है कि यह बिहार की जो बेटी है, वो जिनका अनुभव इतना लंबा है, 5 टर्म वो लोकसभा में रही है, स्पीकर रही हैं, IFS में रही हैं, उनका एक इतना लंबा राजनीतिक दौर है या राजनीतिक पारी है कि उनके उम्मीदवारी के समक्ष जो एनडीए का उम्मीदवार है कुछ कम दिखता है। ऐसे कई पार्टी भी और कई लोगों का मानना भी है और हम भी यह पूरी तरह से मानते हैं और यह मानते हैं कि अब ये चुनाव सांकेतिक नहीं है, यह वैचारिक है। एक तरफ संघ का विधान और दूसरे तरफ संविधान, इन दोनों के बीच में यह एक वैचारिक लड़ाई है, इसको इस तरह से देखने की जरूरत है। जी नवल किशोर जी, आपने अंत में एक रोचक टिप्पणी कर दी और ये सवाल इसीलिए अब राजीव रंजन जी आपके पास जाएगा। अगर विपक्ष इसको एक तरफ संघ का विधान और एक तरफ संविधान के अंदाज में इस चुनाव को लड़ेगा, ऐसा चुनाव जिसमें आप अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट दे सकते हैं, इसका एक प्रेसिडेंट भी है पुराना, जब कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट को हराकर एक दूसरे कैंडिडेट को चुनाव जिताया गया था। ऐसे में आप कैसे, खास तौर पर जनता दल यूनाइटेड ने जो किया है, नीतीश जी ने पहले दिन स्वागत किया कोविंद जी की उम्मीदवारी का, इसके बाद आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि नहीं, ये स्वागत किया जा रहा है उनकी उम्मीदवारी का, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम विपक्ष के साथ नहीं हैं, हम विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे और वहां जो फैसला होगा उसके बाद हम भी अपना फैसला बताएंगे। लेकिन फिर उस बैठक के होने से पहले ही जनता दल यूनाइटेड ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया कि वो रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी का समर्थन कर रही है। इसको कैसे पढ़ा जाए? क्या आपको विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार के चयन पे भरोसा नहीं था? क्या आपको कोविंद की उम्मीदवारी में इतना वजन नजर आ रहा था कि आपको लगा कि इसके बाद किसी और नाम पर विचार की जरूरत नहीं है? या आप, और ये नीतीश कुमार जी के कई पिछले बयानों और बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम से सवाल निकल रहे हैं कि क्या आप एनडीए के साथ आपके रिलेशनशिप रीडिफाइन होने का वक्त आ रहा है, आज नहीं तो कुछ समय के बाद? देखिए, सबसे पहले आलोक जी, बिहार जिस समय रामनाथ कोविंद जी राज्यपाल के तौर पर आ रहे थे, उस समय एक औपचारिक जो परंपरा है कि राज्यपाल के मनोनयन के पूर्व राज्य सरकार को इसकी जानकारी दी जाती है, उसका पालन नहीं हुआ था। देश में आशंकाएं बहुत ज़्यादा थी, राजभवन की भूमिका को लेकर कई राज्यों में सवाल उठे थे। उसमें उत्तराखंड, अरुणाचल और देश के कई राज्यों में राजभवन की निष्पक्षता को लेकर के कई सवाल थे। लेकिन 3 वर्षों का जो कार्यकाल रामनाथ कोविंद जी का था, वो निश्चित तौर पर एक यादगार उपहार के तौर पर हम कह सकते हैं राजभवन की भूमिका रही है। और राजभवन ने निष्पक्ष, निरपेक्ष जो समन्वय के साथ जो जिस भूमिका का निर्वहन किया, वो निश्चित तौर पर रामनाथ कोविंद जी की उम्मीदवारी के पक्ष में बिहार में जनता दल यूनाइटेड के खड़े होने का एक बड़ा कारण था। और शायद इसीलिए जनता दल यूनाइटेड पूर्व में भी अगर आप याद करें तो हम उन दिनों एनडीए के साथ थे, लेकिन यूपीए के उम्मीदवार का हम लोगों ने समर्थन किया था। तो देश के कई महत्वपूर्ण सवालों पर एक राजनीतिक दल को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रखने के लिए किसी अनुमति की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम पूरी तरह से इस फैसले को राष्ट्र के हित के रूप में देखते हैं और उम्मीदवार के तौर पर जो उपलब्ध विकल्प हमारे पास सीमित थे, उसके आधार पर हम लोगों ने इस निर्णय को लिया। जहां तक महागठबंधन के अस्थायित्व का सवाल है, बिल्कुल ही
आशंकाएं निराधार और निर्मूल साबित होंगी। महागठबंधन अपने जनादेश के लिए जो 5 वर्ष का जो कार्यकाल है उसको पूरा करेगा और पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी के साथ बिहार की जनता से किए वायदों को पूरा करेगा। जी, अब मैं कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता आमिर हैदर जैदी साहब के पास चलना चाहता हूं। जैदी साहब, ये सवाल और सबसे गंभीरता से सवाल उठ रहा है कि विपक्ष तैयार नहीं था इस बात के लिए कि बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से कौन उम्मीदवार आएगा, और अगर उनके सामने प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया था कि आप अपनी तरफ से कोई नाम सुझा दें, तो सुझाने के लिए आप लोगों के पास कोई नाम नहीं था। तब फिर ये कहा गया, और बाद में जब एक नाम सामने आया तो ये कहा गया कि ये नाम बिना हमसे विचार विमर्श के सामने रखा गया है। इसको ऐसा नहीं माना जाए कि विपक्ष अपनी तरफ से दरअसल इस चुनाव को लड़ने की तैयारी में था नहीं, या वो आपस में बंटा हुआ था, इतना मतभेद था कि वो एक नाम सामने लेकर आने में उन्हें इतना वक्त लग गया जब तक कि एनडीए अपना उम्मीदवार सामने रख चुका था। मीरा कुमार का नाम अगर पहले सामने आ गया होता तो तस्वीर शायद कुछ और होती। आलोक जी, सबसे पहले तो यही गलत इल्ज़ाम है कि हमसे कोई नाम मांगा गया था। हमसे विपक्ष से कोई नाम ही नहीं मांगा गया था, और हमने सत्ताधारी दल से कहा था कि आप हमें नाम दीजिए, हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन सत्ताधारी दल ने कोई नाम नहीं दिया। बदकिस्मती तो इस देश की है कि देश के राष्ट्रपति का चुनाव हम करते हैं तो वो जातीय आधार पर करते हैं, क्षेत्रीय आधार पर करते हैं। देश के राष्ट्रपति चुन रहे हैं या कोई क्षेत्रीय नेता चुन रहे हैं, जो हम कहते हैं कि देश से क्षेत्रीय राजनीति और कहना चाहिए जातीय राजनीति का समापन होना चाहिए, लेकिन देश के राष्ट्रपति का चुनाव ही जातीय आधार पर हो रहा है, तो ये देश के प्रजातंत्र के लिए सोचने की बात है। अब रही बात, कहना चाहिए ये इलेक्शन हो रहा है फिरका परस्तों के खिलाफ, और कहना चाहिए धर्मनिरपेक्ष लोगों के लिए। एक तरफ फिरका परस्त ताकतें हैं, दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं। एक तरफ वो हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं, एक तरफ वो हैं जो देश को एक सूत्र में बांधना चाहती हैं। ये दोनों ताकतों के पास चुनाव है। अभी ये नीतीश कुमार जी के प्रवक्ता बता रहे थे कि उनका कार्यकाल एक हमारे लिए उपहार की तरह है। उपहार तो उन्होंने बीजेपी को दिया है, या फिर नीतीश कुमार को क्या उपहार दिए गए हैं वो समझ में नहीं आने की बात है। उन्होंने एक काम किया कि वो एक मिशन पे गए थे, वहाँ पे जो महागठबंधन का एक सूत्र में बंधा हुआ था उसे तोड़ने का काम बाकायदा गोविंद जी ने बिहार के अंदर किया है। और दूसरे कहना चाहिए, मैं ये कहूँगा कि इस समय देश को तोड़ने और जोड़ने वाली ताकतों के बीच में चुनाव हो रहा है। ये तय बिहार के नीतीश कुमार को करना है कि बिहार की बेटी को चुनाव जिताना है। अगर क्षेत्रीय आधार पर बात की जाए तो एक वो गवर्नर है जो कहीं दूसरे प्रदेश से गए। मैं क्षेत्रीय आधार पर बात नहीं करता। नीतीश कुमार को तय करना है कि कहना चाहिए अपनी बेटी को जिताना है बिहार के लोगों को, या कहना चाहिए आरएसएस की उस टीम को जिताना है जो देश को छोड़ना चाहते हैं। बिहार की उस बेटी को जिताना है या उन्हें जिताना है जो बिहार के लोगों को पाकिस्तान भेज रहे थे। उनको जिताना है जो देश को एकता बांधना चाहते हैं, जो ये कहते थे कि अगर ये गठबंधन जीतेगा तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे। तो जब वो मापदंड नीतीश कुमार को अब अपनाना है। तो जी जैदी साहब, ये सवाल आपने जो उठाया साफ, ये सवाल का काफी साफ हो गया है। अब मैं संजय झा आपके पास चलूं। आप उसकी 2 वजह हैं। एक, बिहार के महागठबंधन में आपकी पार्टी भी शामिल है। दूसरा, ये जो उम्मीदवार का चयन हुआ है, अंत में मीरा कुमार का नाम निकल के सामने आया है, इस प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका है। सवाल यह है कि मीरा कुमार जैसा ऑब्वियस नाम जो मीडिया में कई दिनों से चल रहा था, उस तक पहुंचने में विपक्षी पार्टियों को इतना वक्त क्यों लग गया? जिस वक्त, और ये जैदी साहब कह रहे हैं, आप भी बताएं अगर सच है या झूठ, अभी आप लोग आपस में बताएंगे, क्योंकि ये जानकारी हमारे पास ऑफिशियली नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 3 लोगों की कमेटी बनी थी उसने विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं के सामने प्रस्ताव रखा था कि आपकी तरफ से ही कोई कंसेंसस कैंडिडेट अगर आप नाम रख दें तो हम उस पर विचार करें। ये बात सही है या नहीं, आप बताएंगे। और दूसरा, ये इतना समय क्यों लगा? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी एक्ट करें तब आप रिएक्ट करेंगे? क्या आप लोगों ने तय कर रखा है कि आप एक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ रिएक्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आलोक जी हम ये कहेंगे कि अहम बात तो ये है कि श्रीमती मीरा कुमार जी का यदि आप परिचय पत्र पढ़िएगा तो ये साफ उभर के आता है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाते उनके जो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि उत्तम
एक तरीके से उनके हुनर, उनकी क्षमता, उनका अनुभव, तजुर्बा राजनीति में और जितना कार्य को लेके भी एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम तो यही कहेंगे कि आज वो उनके सारे नेता कहते हैं कि यहाँ पर अंत में ये दलित को लेके उनकी ये निर्णय उन्होंने लिया है। तो एक राष्ट्रपति पद जहाँ पर संविधान की जिम्मेदारी एक बहुत ही अहम, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद का एक राष्ट्रपति का है, यदि आप उसमें एक राजनीति ला रहे हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी हताश या निराश क्यों हो गई। अब सब लोग जानते हैं और ये सच्चाई है कि रोहित वेमुला का मृत्यु, ऊना गुजरात में जिस तरीके से अत्याचार और हमले किए गए हैं दलित भाइयों पर, सहारनपुर पर, आज भी उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं किस तरीके का तनाव बढ़ा हुआ है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का जो एक हम समझते हैं कि ऐतिहासिक एक जो उनका दलित विरोधी जो उनका एक नज़रिया है, उसका ये प्रतीक है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कश्मकश और दुविधा यही है कि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, अब हमारे दलित भाइयों को दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम यहाँ पर एक राष्ट्रपति उम्मीदवार, हमने एक दलित एक समूह से हमने किसी को हमने चयन किया। परंतु मैं समझता हूँ कि ये एक राजनीति का एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि ऐसा स्तर है जिसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि अंत में भारतीय जनता पार्टी संजय जी कह रहे हैं कि इसकी निंदा करनी चाहिए और आपने नहीं, विपक्ष के अन्य नेताओं ने और प्रवक्ताओं ने भी यहाँ यही कहा कि ये जाति और धर्म के आधार पर बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर जवाब में जो आप उम्मीदवार लाए हैं उनका भी क्रेडेंशियल्स में आप बाकी जो भी क्रेडेंशियल्स गिनाएं, सबसे बड़ी पहचान उनकी यही है कि वो एक दलित परिवार से आती हैं। ये और बात है कि वो दलित परिवार उनकी एक पीढ़ी पहले काफी ऊंची हैसियत तक इस देश में पहुंच चुका था। जी तो नहीं आलोक जी देखिए, मैं इसके साथ इत्तेफाक इसीलिए रखूंगा क्योंकि देखिए आप यदि उनका परिचय पत्र देखिए, वो लोकसभा में 5 बार रही हैं, स्पीकर में यदि आप उनका यदि प्रदर्शन देखिएगा तो उन्होंने कितने, मैं समझता हूँ कि नहीं सब अच्छा है संजय जी, लेकिन मैंने आपसे जो शुरुआती सवाल पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया कि इतनी अच्छी उम्मीदवार आपके पास थी, उनका नाम सामने लाने में आपको इतना वक्त क्यों लगा? विपक्ष किस बात का इंतजार कर रहा था? अगर मीरा कुमार का नाम पहले सामने रख दिया गया होता और बीजेपी पे दबाव बनाया जाता कि आप इनका समर्थन कीजिए, इन्हें कंसेंसस कैंडिडेट मान लीजिए, तो उसमें क्या हर्ज था? किस चीज का इंतजार हो रहा था? आलोक जी इसका जवाब मैं दे दूं? जी जयदी साहब आप दे दें इसका जवाब अगर आप चाहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी ने हमें संजय जी जयदी साहब को जवाब देना था कि वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हमें देंगे। जी 18 विपक्षी दल को एक साथ मिलकर फैसला करना था, किसी एक दल को नहीं करना था, कांग्रेस को इसका फैसला नहीं करना था, सबको मिलकर करना जी जयदी साहब हम चाह रहे थे कि सत्ताधारी दल कोई नाम दे ताकि उस पर सर्वसम्मति बन सके। हम नहीं चाहते थे कि इस पद को विवादित बनाया जाए। ये बीजेपी की ईगो का सवाल है। बीजेपी नहीं चाहती कि सर्वमत का कोई राष्ट्रपति चुना जाता या सर्वमत की सरकार चले। बीजेपी चाहती है कि बहुमत की सरकार चले। कम से कम राष्ट्रपति तो सर्वमत के चुन लेते। हम तो ये चाहते थे। हम तो सारी दलीय स्थिति से ऊपर उठ के बात कर रहे थे कि आइए कोई ऐसा उम्मीदवार चुनते हैं जो देश के संविधान की हिफाजत कर सके, जो देश के प्रजातांत्रिक उसूलों की हिफाजत कर सके। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती थी ये। बीजेपी को इस पे ईगो था कि हमारे पास साहब मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि मैं जरा अपने बाकी मेहमानों की शुरुआती टिप्पणी ले लूं एक बार, उसके बाद मैं आप पर दोबारा आऊंगा, तब हम डिबेट खोलेंगे और आपके पास आएंगे। प्रभु चावला जी, आप इस राजनीति को जितने नजदीक से देख रहे हैं उसमें अंदर घुसे बिना, एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह बाहर से और बहुत करीब से सेंट्रल हॉल के आसपास आपने वक्त बिताया है, आप जो जहां पहुंचे हैं इसमें किस पे टिप्पणी की जाएगी? बीजेपी ने जो किया, जैसे उम्मीदवार चुने और उसके बाद विपक्ष जिस तरह से उम्मीदवार सामने लाया और उसके बाद यह सवाल उठाना कि राष्ट्रपति चुनाव का स्तर इतना गिर गया है कि इसमें उम्मीदवार के दलित होने को क्राइटेरिया बताया जा रहा है, इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखो 1969 से पहले जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं
वो हमेशा किसी मेरिट के हिसाब से होते थे, क्योंकि पहले एकेडमिक्स रहे, डॉक्टर राधाकृष्णन जी रहे, जाकिर हुसैन साहब रहे, तो उससे पहले जब भी जीता था कि लगता था कि मेरिट के ऊपर बात हो रही है, उनके ऊपर कभी भी कॉन्सेंसस बनता नहीं था, क्योंकि मेजोरिटी बहुत सारी कांग्रेस के पास होती थी, सारे प्रांत भी उनके पास होते थे। परंतु फिर भी वहाँ पर नेहरू जी के ज़माने से लेकर बाद में एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी, उसमें चुनाव होता था। तो पहली बार 69 के अंदर जब पार्टी के खिलाफ मिसेस गांधी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, उनको लगा कि ऐसा प्रेसिडेंट होना चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से चले। मैंने जो कहा कि लेटर जो कहते हैं स्पिरिट एंड लेटर ऑफ द लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन का लेटर एंड स्पिरिट, तो प्राइम मिनिस्टर स्पिरिट के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर चुना जाना चाहिए। ये मिसेस गांधी ने शुरू किया। उन्होंने अपनी पार्टी के संजीवा रेड्डी को हराया, उसके बदले में मुरारजी भाई ने उन्हीं को दोबारा से जिता दिया। उसके बाद देख रहे हैं, जिसको भी देखेंगे आप, अब जो आज की स्थिति में उससे कंपेयर कर रहा हूं इसलिए क्योंकि आज की राजनीति ये है कि दोनों की तरफ से सिंबॉलिक फाइट खड़ी की जा रही है। अगर यूपी के अंदर एक ऐसा दलित व्यक्ति है जो विद्वान भी है, उन्होंने लॉ किया है, राज्यसभा में रहे हैं, परंतु इस बार उनको चुना गया क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट बैठते हैं। परंतु मैंने ये भी देखना चाहा कि दलित की बात जो अभी संजय झा जी उठा रहे थे, मीरा कुमार जी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छी हैं, क्वालिफाइड हैं, सब कुछ हैं, परंतु मीरा कुमार जी 2007 में भी थी, 2012 में भी थी, तब आपने शालिनी ताई पाटिल को ले लिया, उसके बाद किसी और के ले लिया। तो ये जो जात की राजनीति है ये हर पार्टियों के अंदर है। मेरिट के ऊपर दोनों डिजर्व करते हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु क्योंकि एक ने दलित किया है दूसरे को भी दलित करना चाहिए था, तो दलित पहले क्यों नहीं खड़े हुए? कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ के आर नारायण ने उनको एक बार बनाया था, वो भी इसलिए क्योंकि कोएलिशन की कंपल्शन थी, उसमें भी सब लोग लेफ्ट लोगों का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर था, नहीं तो वो दलित शायद के आर नारायण उस वक्त नहीं बनते। तो कांग्रेस पार्टी ने आज तक इतिहास के अंदर किसी दलित को नेता को प्रेसिडेंट बनाया ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर छोड़िए। इसी तरह बीजेपी ने भी किसी दलित नेता को आगे नहीं बढ़ाया। तो मेरे को लगता है कि उन्होंने एक मुस्लिम कैंडिडेट को लाया, डॉक्टर अब्दुल कलाम को, तब भी उनको लगता था कि बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं थी, तो कॉन्सेंसस तभी हो सकता है उनके जो नॉन कांग्रेस पार्टीज हैं जब ऐसा व्यक्ति लाया जाए जिस सेक्युलर इमेज हो। और वो भी मुलायम सिंह जी का सुझाया हुआ नाम था, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की फर्स्ट चॉइस नहीं था। उसके ऊपर नहीं उसको चर्चा हो सकती है किसका नाम था, पर जो आपने बात उठाई है कि स्तर नहीं गिर रहा है। पहली बार दोनों कैंडिडेट ऐसे हैं, पहले भी ऐसे रहे हैं कई बार जिनकी परिपक्वता थी, जो क्वालिफाइड थे कैंडिडेट, दोनों अच्छे हैं, परंतु इसके पीछे राजनीति है कि यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है। 2019 के अंदर 73 सीटें दोबारा से बीजेपी को चाहिए, उन्होंने वहां पर ठाकुर चीफ मिनिस्टर वहां पर दिया है। तो एक दलित जो है, पढ़ा लिखा है, जिसकी इमेज अच्छी है, उसको देकर के दोबारा रेपिटेशन किया जाए ताकि वहां की सब पार्टियां इकट्ठी हो जाए। तो मेरे को लगता है ये दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। कैंडिडेट बेचारे जो क्वालिफाइड हैं उनके ऊपर थोड़ी जाती है, मेरे को लगता है उनके साथ ना बेइंसाफी हो रही है कि उनको दलित के रूप में देखा जा रहा है। जी, ये जो चावला जी कह रहे हैं ये गंभीर बात है। सही है कि दोनों तरफ जो उम्मीदवार हैं वो क्वालिफाइड उम्मीदवार हैं और उनकी इज्जत होनी चाहिए उनकी अपनी क्वालिफिकेशंस के लिए। इसके बजाय उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और अभी जब तक ये चुनाव नहीं हो जाता है तब तक ये नाइंसाफ़ी जारी रहेगी। सैयद जफर इस्लाम, सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी, आप उसकी तरफ से ये कहेंगे कि हमने ये कैंडिडेट इसलिए दिए हैं कि ये दलित हैं, ये इतने क्वालिफाइड हैं, या आप ये साफ साफ कहना चाहते हैं कि ये पॉलिटिक्स है, यहाँ एक ऐसे राष्ट्रपति की आवश्यकता है आज के समय में जिनके रहते सरकार अपना अख्तियार पूरी तरह चला सके, जो सरकार के साथ तालमेल के साथ काम करें, और हम बहुमत में हैं, हम अपने बहुमत का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने कोई बेजा काम नहीं किया है, एक ऐसे राष्ट्रपति का नाम सामने रख के जिसको हम समझते हैं कि आज की तारीख में राष्ट्रपति बनना चाहिए। आलोक जी, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि रामनाथ कोविंद जी बहुत ही कॉम्पिटेंट और डिजर्विंग कैंडिडेट हैं और इसीलिए उनका सिलेक्शन किया गया, इसीलिए उनका कैंडिडेचर जो है अनाउंस किया गया है। हमारे 3 वरिष्ठ नेता जब ऑपोजिशन लीडर्स से मिल रहे थे तो उन्होंने ब्रॉडली उनका एक इंडिकेशन दे दिया था कि किस तरह का कैंडिडेट वो सिलेक्शन करना चाहते हो, किस तरह के, और उनसे पूछा भी होगा कि आपके पास भी कोई ऐसा नाम है तो सुझाव दे। लेकिन ये अपोजिशन में जो आज कैंडिडेट, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा ये मजबूरी का सौदा है उनके साथ। ये अगर ऐसा होता, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ प्रभु चावला जी की बातों से, ऑब्जर्वेशन से, कि 2007 में भी और उसके बाद में भी ये क्या मीरा कुमार जी नहीं थी, उस वक्त कॉम्पिटेंट नहीं थी? अगर चाहते तो उस वक्त भी बना सकते थे। आज मीरा कुमार जी के बारे में इतनी सारी बातें कहना, ऐसा लगता है ये ढोंगी वाली बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हम वेलकम करते हैं, ठीक है, उनका अधिकार है
और अगर इलेक्शन कराना चाहते तो ठीक है, अच्छा होता कंसेंसस से वो चुन लेते हमारे जो कैंडिडेट जिनको हमने प्रपोज किया है, इसलिए कि उनकी छवि बहुत अच्छी है, उनका क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छा है। और इस तरह से जो संजय झा कह रहे हैं कि मीरा कुमार का परिचय पढ़ें और उनका इंट्रोडक्शन पढ़ें और इनका पढ़ें, ये बहुत ही घटिया बात है संजय झा जी। दोनों कैंडिडेट है और थोड़े दिन में आपको रियलिटी भी दिखेगी कि जो कैंडिडेट को हमने प्रपोज किया है वही प्रेसिडेंट बनेंगे। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि नंबर जो है हमारे साथ है, इसलिए कह रहे हैं कि उनका क्रेडेंशियल बहुत स्ट्रांग है, वो डिजर्विंग कैंडिडेट है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनका नाम बहुत विचार विमर्श करके उनको प्रपोज किया। अगर आप चाहते और आपकी पार्टी अगर वाकई सिंसियर होती तो शायद अगर चाहते तो पहले ही कुछ नाम प्रपोज करते और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उस पर विचार भी करती, लेकिन चूंकि आपके दिल में खोट था, आप चाहते थे किसी और को बनाना या कोशिश करते थे, लेकिन कंसेंसस उसमें नहीं हो पाया, इसलिए कि हर आदमी वहां एक अपने आप को देखता है कि मैं इस पद का दावेदार हूं। भारतीय जनता पार्टी में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और जो डिजर्व करता है उसको वही मिलता है, जो और सिर्फ इसलिए नहीं कि जोड़ तोड़ का जिस तरह से कांग्रेस और पार्टी में चलते हैं वो उस तरह का यहाँ पर बिल्कुल एटमॉस्फेयर नहीं है। इसलिए जिसको हमने प्रपोज किया है, हम बिल्कुल उन कन्विक्शन के साथ कि यही डिजर्विंग कैंडिडेट है, ना तो इसलिए कि वो दलित है, लेकिन इसकी ये खूबी भी है कि वो दलित है। और आज तक इतिहास उठा के देख लिया, जैसा प्रभु चावला जी ने सही कहा है कि कांग्रेस ने कभी दलित का कैंडिडेट को कभी जी जफर साहब, ये लंबी चर्चा का विषय है तो इस पे आगे चर्चा करेंगे। अब एक आखिरी ओपनिंग कमेंट बचा है शरद प्रधान जी का, उसका संजय झा जवाब देना चाहते हैं, लेकिन पहले मैं शरद प्रधान की ओपनिंग टिप्पणी ले लूं। शरद जी, रामनाथ कोविंद एक दलित उम्मीदवार हैं, एक बहुत गरीब परिवार से निकल के बहुत ऊंचे पद तक का सफर उन्होंने तय किया है। अपनी मेहनत पे वो सुप्रीम कोर्ट के वकील तक पहुंचे, उसके बाद प्रधानमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी बने, उसके बाद वो पार्टी की पॉलिटिक्स में आए हैं और इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो किसी प्रिविलेज के रास्ते से यहाँ पहुंचे हैं। पहली बार होगा अगर रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ एक आदमी राष्ट्रपति बनने जा रहा है। बिहार के मौजूदा गवर्नर हैं, उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, दलित कम्युनिटी, तीन निशाने एक तीर से हो रहे हैं। और एक और कहावत है, जो पहले मारे सो मीर, पहले नाम सामने रख दिया भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने और विपक्ष उसके जवाब में अब एक कैंडिडेट लाया है। आप इसके पीछे जो पॉलिटिक्स चल रही है वो कैसे देखते हैं, खास तौर पे इस लाइट में कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने इस वक्त एनडीए की मीटिंग का विपक्ष की मीटिंग का इंतजार भी नहीं किया, उससे पहले उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इस उम्मीदवार की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं। देखिए, ये सारे प्रकरण जितनी बातें आपने कही ये स्पष्ट करते हैं कि इसके पीछे राजनीति और सिर्फ राजनीति है और इसमें जातीय राजनीति है सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट है, क्योंकि ये बड़ा क्लियर हो गया है मीरा कुमार जी का नाम आने के बाद कि दोनों तरफ से ये दलित राजनीति का खेल हो रहा है। और जिस तरह से हमेशा से होता है कि हर चीज में राजनीति और जातिवाद को फहराया जाता है, यहाँ पे भी वही किया जा रहा है। यहाँ साथ साथ राष्ट्रपति के इलेक्शन में इस तरीके जातिवाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोविंद जी जो हैं बड़े हम्बल बिगिनिंग से वहां तक पहुंचे, लेकिन उनका जहां तक उसका देखा जाए उस तरीके का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है जो एक नेशनल स्टेचर का कोई होना चाहिए। ठीक है, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनका जो जिनको ढूंढा गया है वो अच्छे व्यक्ति होने की वजह से नहीं ढूंढा गया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था दलित जो आरएसएस के बैकग्राउंड का हो। उनकी बात जो उनके जो इश्यूज जो रिजर्वेशन पे उनके व्यूज हैं उससे स्पष्ट होता है कि उनके व्यूज मैच करते हैं मोहन भागवत के व्यूज से बड़ी क्लियरली, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि इकोनॉमिक बेसिस होना चाहिए आरक्षण पे। इससे जाहिर होता है कि वो चॉइस है आरएसएस की, क्योंकि दलित का उनको चाहिए था कैंडिडेट दिखाने के लिए कि हम बड़े दलित प्रेमी हैं और इससे दलित वोटों पे भी वोटर्स को इंप्रेस करने के लिए और कई दलित लीडर्स को बाइंड कर देने के लिए, जैसे मायावती को, कि वो और कहां जाएं। अब मीरा कुमार को इसलिए लाया गया कि शायद उनसे मैच कर जाए, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष अभी तक कहां बैठा हुआ था और ये विपक्ष की कमजोरी और विभाजन है जो नीतीश कुमार ने अपने एक्शन से दिखा दिया है, जिसकी वजह से बीजेपी को अभी तक बार बार बेनिफिट मिलता रहा है और इस बार फिर मिलेगा, बड़ा स्पष्ट है। जी
संजय झा जी, आप इस पर कुछ बोलना चाहते थे। आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, ये सवाल इस चर्चा में आ गया है लेकिन यहाँ दोबारा पूछना बिल्कुल मौजूद होगा, गलत नहीं होगा, कि अगर आप मीरा कुमार को इतना काबिल मानते हैं तो पिछले चुनाव में, जिस चुनाव में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को राष्ट्रपति बनाया गया, उस चुनाव में मीरा कुमार का नाम चला था। जिस तरह से अब असली उम्मीदवारी आने से पहले मीडिया में नाम आया, उस बार भी पहले मीडिया में नाम आया था, तब उन्हें क्यों भूल कर आप प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को सामने लाए? और ये कंसेंसस की बात, सर्वमान्य उम्मीदवार की बात ऐसे समय पर ही क्यों आती है जब भारतीय जनता पार्टी का डिस्पेंसेशन शासन में होता है? जब कांग्रेस का बहुमत होता है उस वक्त राजनीति से राष्ट्रपति बनेगा, और जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनेगा। ये कौन सा संविधान है? देखिए आलोक जी, सबसे पहले तो मैं उदाहरण के तौर पर KR नारायणन जी का मैं मिसाल यहाँ आपके सामने पेश करना चाहूँगा। वो भी दलित समुदाय के थे और वो राष्ट्रपति बने थे, वो कांग्रेस पार्टी का निर्णय था। देखिए, आज यदि राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवारों के साथ जो राजनीतिकरण किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के ओर से, हम समझते हैं कि वो काफ़ी उनकी एक घटिया और घिनौनी विचारधारा है। क्योंकि सच्चाई तो यही है, और आपके पैनल के सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है, उनका जो नज़रिया है, वो हमेशा अल्पसंख्यकों और दलितों के विरुद्ध रहा है। ज़मीनी स्तर पर सच्चाई देखिए ना क्या है। आज यदि दलितों के विरुद्ध इतना, मैं समझता हूं कि अब उत्तर प्रदेश में जो भीम आर्मी की जो का हम एक चर्चा करें तो उतना आक्रोश, उतने जो लोग नाखुश हैं, उसका कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से उनका शासन चल रहा है। तो देखिए, एक तरीके से ये ढोंगी, ये पाखंडी राजनीति अब दलित समुदाय पूरे समझ चुके हैं। उनको देखिए ये सब ये दिखाने के लिए कि आपने एक दलित समुदाय से आपने कोविंद जी को बना दिया। एक मिनट, आपको बीच में मैंने नहीं टोका था, आपको बीच में मत टोका था, आप बीच में मत टोकिए, आप बीच में मत टोकिए। जी जफर साहब, उनको खत्म करने दें। संजय जी जल्दी खत्म करें, क्योंकि अब हम डिबेट ओपन करेंगे तो लोग जरा छोटी छोटी टिप्पणियां करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप बीच में मत टोकिए जी, आप अपनी बात खत्म कर दें तो मैं फिर जफर इस्लाम से इसका जवाब ले लूंगा। कर रहे हैं आप बीच जी जफर साहब, आप बात करने दें तो मैं आपको जवाब का मौका देता हूं। आप बीच में, आप संजय जी वो रुक गए हैं, आप जरा संक्षेप में खत्म कर दें। वो हमेशा भारतीय जनता, हाँ, नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का ये हमेशा उनका एक रणनीति रहा है कि बीच में किसी को टोक दें। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा आलोक जी, बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं कि जहां तक श्रीमती मीरा कुमार जी का जो उपलब्धियां यदि आप देखें, इसलिए मैंने परिचय पत्र के बारे में उपलब्धि पर तो संजय जी कोई सवाल उठा भी नहीं रहा है। यहाँ किसी ने उनकी उपलब्धियों पर सवाल नहीं उठाया। तुलना करें, आप दोनों आदमी का तुलना करें तो मैं समझता हूँ, नहीं, तो यदि आप तुलना करें तो आम आदमी को पूछे तो आम आदमी कहेंगे कि मीरा कुमार जी का कैंडिडेचर ज्यादा बेहतर है। इसमें तो कोई दरार हो ही नहीं सकता है। तो देखिए, अंत में जवाब देना चाहता हूं उनको, बीजेपी के ही है जवाब देना जी, इसका जवाब अब जफर इस्लाम जवाब देना चाहते हैं। संजय जी, अब उन्हें मौका दें। विभाजक है और वो विस्फोटक है जी, अब इसका जवाब दें सैयद जफर इस्लाम। देखिए, मैं उनको जहां तक आम आदमी का सवाल है संजय झा जी, तो आम आदमी तो एनडीए के साथ, जो एनडीए के चॉइस उसके साथ खड़ा है, इसलिए कि वो गरीब परिवार से आते हैं और आज तक बड़ी मुशक्कत से यहाँ तक पहुंचे, और एनडीए सरकार ने ही एनडीए जो है ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज और जहाँ तक आप बोलते हैं आम लोगों की बात है, आम लोगों की राय ले तो आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है, जिनको आपने वाइस प्रेसिडेंट बना के रखा, उनको तो आप 99 क्या 100% लोग कहेंगे गलत सिलेक्शन किया है। तो किस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम लोग इसको प्रमोट करते हैं, मेरिट को प्रमोट करते हैं। देखिए, इस तरह की बातें जो है कांग्रेस बोलती रही है। आप विषय पर बात कीजिए, बहकाइए नहीं। आप बड़े एक 2014 में आप बेबुनियादी बकवास बात मत कीजिए, विषय पर बात कीजिए। अब 2017 में एक जफर साहब ये बात बार बार आप लोग बार बार अब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी जीत के बाद आप लोग थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। आप लोग वापस वहीं आ जाते हैं। इससे बात कहाँ जाने वाली है? 2019 कांग्रेस के पास कितनी सीटें, कितने वोट हैं, सबको पता है। लेकिन ये समय, एक समय भारतीय जनता पार्टी भी लोकसभा में 2 सीट पे पहुंच गई थी, और इसका अर्थ ये नहीं है कि वो गायब हो गई। इसलिए वो चीज बार बार याद नहीं दिलाना चाहिए। गुरूर बंद कीजिए। आप एक बड़प्पन दिखाइए। जब बड़ी पार्टी हो गई है, इतना बड़ा बहुमत मिला है, उसके बाद बड़प्पन होना चाहिए। आप ही नहीं, पार्टी के और भी प्रवक्ता ये बात बार बार कह के एक तरह से चोटी काटते हैं ताकि सामने वाला जवाब देने लगे।
जी नवल किशोर जी कुछ कहना चाहते हैं। नवल किशोर जी छोटे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए अगर प्रेसिडेंट कैंडिडेटर के बारे में, कैंडिडेट्स के बारे में बात हो तो उसी तरह से सीमित रहना चाहिए। हर बार में ये भारतीय जनता पार्टी को गलत तरीके से एड्रेस कर रहे हैं, इसलिए मुझे कहना जरूरी था, संजय झा जी का जवाब देना जरूरी जी। था। नहीं ठीक, मैंने इसलिए कहा कि क्योंकि बार बार क्या होता है इससे कि बहस इधर उधर हो जाती है, इसलिए मैं आपको, और ये इसमें कोई मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है उसका बड़ापन भी साथ साथ दिखना चाहिए। और अगर पार्टी इतनी बड़ी हो गई है, इतना उसने रुतबा हासिल किया है, तो वो उसी के अनुरूप व्यवहार होगा तो और अच्छा रहेगा। नवल किशोर जी आप कुछ बोलना चाहते थे? जी मैं तीन चीज बोलना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये, हेलो, हाँ थोड़ा संक्षेप में रखें, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। तो हेलो जी, आ रही है आवाज आपको? जी जी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलें, आपकी आवाज एकदम साफ आ रही है। अरे किधर हो? हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि जब इन्होंने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया तो ओपनिंग लाइन में इन्होंने दलित शब्द का इस्तेमाल किया, और उस पार्टी, उस एनडीए के घटक दल के नेता ने यह बोला कि जो इनको वोट नहीं देगा वो दलित विरोधी है। तो सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जो जाति का शुरुआत जातिवाद का किया, इस पद के लिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, महामहिम का पद है, उस पर जातिवादी राजनीति करने का सबसे पहले जो मंशा था वो बीजेपी और एनडीए को दिखा, नंबर 1। नंबर 2, जो आप बात बोल रहे हैं मीरा कुमार के कैंडिडेट के रूप में इतने विलम्ब क्यों हुई? जब 17 पार्टियां मिलती हैं तो 17 पार्टियों का एक अपना वैचारिक स्थिति है और अपना एक मजबूती है। वैसे मजबूत दल जब कोई निर्णय पे लेते हैं तो किसी भी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में डेलिब्रेशन होता है, डिस्कशन होता है, उसमें समय लगता है। लेकिन जो कैंडिडेट का नाम उभर के आता है वह कमज़ोर नहीं मजबूत निकल के आता है, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। तो मैं दो बातों को रेखांकित करना चाहता था। बहुत देर से बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को बोल रहे थे कि कमज़ोर है, कमज़ोर निर्णय है, तो ये कमज़ोर निर्णय नहीं है, ये मजबूत है। और जब 17 पार्टियां एक साथ मिलकर और बात करती हैं तो उसमें समय लगता है, और समय इसलिए लगता है कि उस पर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है। आपके जैसा एकाधिकार नहीं है जैसा संघ का विधान है, और संघ का तो मानना पड़ेगा कि पूरे देश में एक ऐसी संस्था है जहां पर जातिवाद चरम सीमा पे है। आज तक उनके इतिहास में एक को छोड़कर एक ही जाति का वर्चस्व रहा है, इससे बड़ा जातिवाद का उदाहरण क्या हो सकता है? और देखिए हम लोग संघ के अंदर क्या है, हम लोग संघ की सफाई में लगेंगे। मुझे नहीं लगता है कि हम यहाँ इस पैनल पे बैठ के संघ के अंदर के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे जाएंगे, जहाँ आधे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि संघ रहे ही ना, जो संघ के इतने विरोधी हैं कि वो संघ का नाश चाहते हैं। ये संकेत नहीं होना चाहिए जो कैंडिडेट का नाम आया है वो जातिगत आधार पर है। किशोर जी का उधर से भी इतनी चिंता नवल किशोर जी जी सैयद जफर इस्लाम छोटा सा जवाब दीजिएगा, मुझे ब्रेक लेना है, उसके बाद हम लौट के। जी देखिए ये सब तो इनको कहने की बात है, सच बात तो ये है कि अगर ये चाहते कोई नाम प्रपोज करना तो जब हमारे जो सीनियर लीडर्स मिले थे उनसे उस वक्त ये उससे पहले मीटिंग करके, जैसे आज किया उन्होंने मीटिंग पहले करते, ये सबको मालूम था कि 3 मेंबर कमेटी हमने बनाई है, ये भी मालूम था कि हम अपोजिशन को लीडर से बात करेंगे, तो नहीं तो शायद अगर इनकी मंशा साफ रहती, नाम पूछे कैंडिडेट का नाम लेकिन ये चाहते नहीं थे। हमने ब्रॉड आइडिया दे दिया। प्लीज ऐसे मत करिए, एक साथ बोलेंगे कोई बात समझ में नहीं आएगी, ये हमारे यहाँ होता नहीं है इस तरह से, माफ कीजिए। आप लोग बात पूरी करने नहीं दे रहे हैं, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि ये राष्ट्रपति का चुनाव है, क्या ये 2019 का ट्रेलर है, क्या हमें यहाँ वो होता दिखेगा जो इसके बाद हमें 2019 के लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ेगा। देखते रहिए आवाज अड्डा, जाइएगा मत। आवाज अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने आपसे एक सवाल पूछा है कि क्या विपक्ष को सिर्फ नाम के लिए राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहिए? अब भी थोड़ा वक्त है, आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर इस पर अपनी राय दे सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं। प्रभु चावला जी, मैंने पहले भी एक सवाल पूछा, आपसे पूछ रहा हूं कि ये 2 बातें हैं। एक तो पहले ये कोई ऐसा तो कैलेंडर है नहीं कि अचानक ऐलान होता है राष्ट्रपति चुनाव का, ये लगभग तय होता है कि यह चुनाव किस समय होगा।
और कितनी तैयारी करनी चाहिए? 17 दलों को अगर मिलना है और उस पर एक कंसेंसस पे पहुंचना है तो क्या उन्हें वक्त पे तैयारी शुरू नहीं करनी चाहिए थी? ऐसे समय पे जब जो पार्टी सत्ता में बैठी है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 2-2 साल पहले राज्यों की विधानसभा के लिए तैयारी शुरू कर देती है, तो क्या ऐसे मुकाबला होगा? और जो हो रहा है राष्ट्रपति चुनाव में, क्या इसे हमें 2019 का ट्रेलर मानना चाहिए? क्या हमें अब से आगे 2 साल की राजनीति पे इसका असर दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल। तो आलोक जी, मेरे को आशा है कि आप इस डिबेट को इशू पे रखेंगे कि जब भी आप राजनीतिक नेता बुलाते हैं तो बाकियों को ज़रा कम बुलाया करिए, क्योंकि उनको मौका मिलना चाहिए बोलने का। और आप लोगों को भी एंकर हैं तो मज़ा आता है, थोड़ा झगड़ा होता रहे तो टीआरपी बनती रहती है। सॉरी, मैं यूज कर रहा हूँ, तो सीनियर आदमी हूँ, मैं क्षमा चाहूँगा। मैं इन लोगों से भी क्षमा चाहूँगा जो पैनलिस्ट बैठे हैं। मैं इसलिए बहुत कम टीवी पे जाता हूँ, क्योंकि आजकल डिबेट विचारों पे नहीं होती, व्यक्तियों पे शुरू हो जाती है। जो भी इशू उठाओ आप एक दूसरे के खिलाफ कि वाइस प्रेसिडेंट कौन कैसे बन गया, कोई दूसरा आदमी कैसे बन गया, इस तरह के इशू आ जाते हैं जो इश्यूज को हटाने की बात होती है, जाकि डिबेट मेरिट पे कभी हो ही नहीं। तो इस तरह की डिबेट के अंदर जो आपने सवाल उठाया बड़े अहम मुद्दे हैं कि अपोजिशन पार्टीज को 19 पार्टियां जब इकट्ठी होती हैं उनको पहले सोचा जाना चाहिए था। परंतु अगर आप ऐतिहासिक देखिए 13वां इलेक्शन है, 12 प्रेसिडेंट पहले हो चुके हैं। असली डिस्कशन जब शुरू हुआ, जब तो 5वां प्रेसिडेंट शुरू गया था, उससे झगड़ा शुरू हुआ संजय रेड्डी से, तब से देखा है कि हमेशा रूलिंग पार्टी अपने कैंडिडेट को इम्पोज करने में सफल हो जाती है। अभी संजय झा जी मेरे मित्र जो है, नाम ले रहे थे के.आर. नारायण का, के.आर. नारायण उस वक्त कांग्रेस सत्ता से बाहर थी, वो सपोर्टिंग पार्टी थी आउटसाइड में 1997 में, तो इसलिए कॉन्सेंसस बन गया था दलित के ऊपर कि बाकी लोग दलित को चाहते थे। परंतु सवाल ये उठता है कि ऑपोजिशन को पहले से तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हम ये नंबर के हिसाब से मान करके चलें कि कॉन्सेंसस बनाने का काम रूलिंग पार्टी का होता है, ऑपोजिशन पार्टी का नहीं होता। ये मेरा समझने पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है कि प्रेसिडेंट आपके सब मर्जी से बना जाए कि आप रूलिंग पार्टी हैं, आपको प्रेसिडेंट ऐसा चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी को मेंटेन करके रखे, पोलिटिसाइजेशन ऑफिस का ना करे। हालांकि होता रहा है, लोगों ने कार्टून बना था कि बाथरूम में इमरजेंसी साइन कर दी थी उन्होंने, इस तरह से कई चीज़ें हुई हैं। परंतु मैं हम ऑपोजिशन इस केस में ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि उनके पास तो कैंडिडेट अगर प्रपोज भी करते, क्या आप मांगते करते कि कोई रूलिंग पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेगी? आज तक तो हुआ नहीं, मैंने इतिहास के अंदर देखा नहीं है। इसलिए रूलिंग ऑपोजिशन का ये क्लेम करना कि हमारे को नाम उधर से आना चाहिए था, उसमें थोड़ी सी मेरिट है। और जो नाम अभी आया है वो बाद में आया है इसलिए कि दलित है, इसलिए प्रपोज किया जाता है, इन्होंने दलित खड़ा कर दिया। तो मैं ऑपोजिशन को ब्लेम नहीं करूंगा कि वो तो तैयार थे, पहले भी मिले, जब इनसे मिलने के लिए लोग गए उन्होंने नाम उनसे पूछा, उसे काउंटर में उन्होंने नाम उनसे पूछा। मेरे को लगता है कि जो लोग मिलने गए थे शायद उनको भी नाम नहीं पता होंगे कि तब तक डिसाइड नहीं होगा पार्टी के अंदर। तो तीसरी बात जो आती है, जो आपने सवाल जो पूछा है कि 2019 का, बिल्कुल 2019 की तैयारी है। ये 17 पार्टियां आज इकट्ठी बैठी हैं, जिसमें नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा पहले भी नहीं था, क्योंकि हमेशा वो बदलते रहते हैं, कभी कभी हुआ, कभी कुछ किया, कभी किसी के साथ गए। उनका दिल तो लालू के साथ है ही नहीं कि लालू हमेशा उनके खिलाफ रहे हैं। ये पॉलिटिकल कंपल्शन है, दोनों मिलकर के बैठे हैं और कोई उसके अंदर ऑपोजिशन था। पहले वो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार थे, अब बीजेपी को अच्छे लग रहे हैं तो नीतीश कुमार की तारीफ करेंगे। और नीतीश कुमार से जितनी आलोचना मोदी जी की चुनाव से पहले, उनको वजह से उन्होंने वहां पर तोड़ा सब कुछ, वो सब अपॉर्चुनिज्म पॉलिटिक्स में चलती रही है। तो 2019 के लिए है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को या बीजेपी को 282 सीटें फिर लानी हैं तो यूपी उसके अंदर अहम रोल, यूपी और बिहार दोनों मिलकर के इन पार्टियों को 103 सीटें दी हैं। वो 103 सीटें अगर दोबारा से नहीं आती हैं तो बीजेपी की मेजोरिटी नहीं आएगी। तो हम बिहार और यूपी की पॉलिटिक्स के अंदर रह के गए हैं। 73 सीटें लाने के लिए उनको ऐसा चेहरा चाहिए था जो ठाकुर फेस यहाँ पर हिंदुत्व का कोर, हिंदुत्व का फेस है योगी जी, उसको सरप्राइज एलिमेंट दिया कि मोदी जी हमेशा सरप्राइज में विश्वास करते हैं। चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे मनोहर खट्टर हो, चाहे योगी हो, चाहे अपने ये जो राष्ट्रपति कैंडिडेट बने हैं वो हैं, तो उन्होंने बिल्कुल वोट की दृष्टि में रख करके ऐसे नाम सोचा जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी और वो मेरिट के ऊपर भी फिट बैठता है। तो अपने आलोचना करने वालों को उन्होंने शांत कर लिया, उसके रिएक्शन में इन्होंने भी मेरिट पे अपना दलित खड़ा कर दिया। तो इनको दलित इस वक्त सूचना है, तो ये तो पॉलिटिक्स की बात है। 2019 का ये ट्रेलर है, इसकी वजह से कि यूपी के अंदर हम दिखाएंगे कि हमने एक ऑर्डिनरी आदमी को जो झुग्गी में रहता या स्लम में रहता था, उसको हमने जाकर के राष्ट्रपति भवन में बिठा दिया। उसकी वजह से हम वोट, जो दलित और ठाकुर कॉम्बिनेशन, ब्राह्मण कॉम्बिनेशन, अपर कास्ट कॉम्बिनेशन जो बनाया था उन्होंने, उसके लिए उसको खड़ा किया। ये सिंबॉलिक है, नो डाउट अबाउट इट, कि 2019 का एजेंडा है दोनों की तरफ से। एक बिहार से बेटी ले आए, दूसरे बिहार से दलित ले आए, इसलिए इन दोनों यूपी और बिहार की लड़ाई है। वहां पर जो सब मेजोरिटी जीतेगा उसी की सरकार बननी है इस देश के अंदर। जी प्रभु जी। और राजीव रंजन,
इस पे आप सवाल उठाना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपसे भी एक सवाल साथ में पूछता हूं कि नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं, इस बात का पता सचमुच किसी को नहीं लगता। वो कब किधर खड़े होंगे, कब किसका समर्थन करेंगे, उसके हर समर्थन या हर फैसले का एक ना एक तर्क जरूर होगा, ये विश्वास है मुझे, क्योंकि समझदार आदमी जो होते हैं वो अपने हर फैसले के पीछे एक तर्क देते हैं। लेकिन 2019 में नीतीश कुमार एनडीए के विरोध में होंगे या एनडीए के साथ होंगे, ये सवाल अब बहुत शिद्दत से उठने लगा है। आपके पास इसका जवाब है क्या? देखिए, सबसे पहले आलोक जी, मैं विनम्रतापूर्वक प्रभु चावला जी के जो नीतीश कुमार जी को लेकर के जो उनका विश्लेषण है उससे असहमति दर्ज करना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात क्या है, देश में नीतीश कुमार जी की शैली की राजनीति करने वाले कितने राजनेता हैं? अगर सर्जिकल स्ट्राइक के समय, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के समय, डीमोनेटाइजेशन के समय, जो जीएसटी का सवाल था, इन सवालों पर अगर नीतीश कुमार जी ने केंद्र के साथ खड़े होने का अगर निर्णय लिया तो ये राष्ट्र के हित में निर्णय था। अगर एनडीए से हमने अलग होने का निर्णय लिया था तो उसमें कहीं ना कहीं उसके पृष्ठभूमि में गुजरात के दंगे थे। नहीं, राजीव जी नोटबंदी के फायदे आप गिना नहीं है। जयदीप साहब बोल रहे हैं, जयदीप साहब लंबे जी, हम सब आपके प्रशंसक हैं। अरे राजीव जी, जयदीप साहब बोल रहे हैं, चावला जी नहीं बोल रहे हैं। चावला जी ऐसे राजीव रंजन जी आप बता दीजिए, जब मोदी जी बिहार के अंदर जाके ये कह रहे थे जो इस गठबंधन को वोट देगा तो पाकिस्तान के अंदर पटाखे छूटेंगे, क्या उस आइडियोलॉजी को आप सपोर्ट करते हैं या कल से दलितों के ऊपर जयदीप साहब, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा धैर्य रखिए। जयदीप साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए। और इसमें मैंने किसी की भी बात पे टोका टाकी नहीं की। लेकिन अब थोड़ा राजीव रंजन जी, अब थोड़ा समय कम है, संक्षेप में रखेंगे क्योंकि फिर समय खत्म हो जाएगा, बात अधूरी रह जाएगी। कम है तो आपके सवालों की फहरिस्त आलोक जी लंबी है और ये एक जटिल सवाल है। किसी राजनेता का मूल्यांकन ऐसे सतही तरीके से नहीं किया जा सकता। मैंने तो आपसे एक ही सवाल बड़ा सवाल ये नहीं। जयदीप साहब प्लीज, जयदीप साहब आप थोड़ा धैर्य रखिए। आप दो तीन बार अपनी बात रख चुके हैं। चुनाव लड़ रहा, अरे आपके सवाल का जवाब तो तब देंगे। आप जयदीप साहब उन्हें बोलने दें, राजीव रंजन जी को बात खत्म करने दें प्लीज। नहीं जयदीप साहब, प्लीज बहुत, हाँ इस सवाल का भी जवाब ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल उन्होंने सुन लिया। राजीव रंजन जी, इसको भी आप जोड़ लें। पहली बात ये है कि जनता दल यूनाइटेड यूपीए का पार्ट कभी नहीं रहा है। जनता दल यूनाइटेड ने जो भी निर्णय लिए हैं, एक स्वतंत्र राजनीतिक दल को अधिकार है परिस्थितियों के आधार पर आकलन करने का कि हम फैसले क्या कर सके। तो फिर दूसरी बात, बिहार के गठबंधन में कहीं इस सवाल पर अब आप चुप तो रहिए जयदीप साहब। जी माफ कीजिए। ये आप जो कह रहे हैं ये बात सही कह रहे हैं। किसी भी पार्टी को, यहाँ तक कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा हो, तब भी उसे अख्तियार हो सकता है कि वो अपने फैसले खुद करे। शरद प्रधान कुछ कहना चाहते हैं इस पर। शरद जी आप कहिए ना, प्लीज शरद जी की आवाज सुनने दें। सवाल ये है शरद जी। राजनीतिक, हाँ मैं शरद जी आप ये बोल जी, अब समय कम है, थोड़ा संक्षेप में आलोक भाई एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इसके पीछे ये जो आपने कहा ट्रेलर की बात, ये बिल्कुल सरासर वो है, क्योंकि 2019 में उत्तर प्रदेश बहुत क्रूशल होगा मोदी के इलेक्शन के लिए, मोदी को फिर से प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। और उत्तर प्रदेश से इसीलिए 2 वजह से चुने गए हैं। बीजेपी की स्थिति दलितों के साथ अच्छी कभी नहीं रही है। आज की डेट में मायावती की स्ट्रेंथ बहुत कमजोर हो चुकी है यूपी में। उनका जो वोट बिखर रहा है, पार्टी में विभाजन जिस तरीके से हो रहा है और जिस तरह टूट रही पार्टी, उसको टैप करने के लिए इनके पास इससे अच्छा तरीका नहीं था। इसीलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश से कैंडिडेट लिया और दलित लिया और बार बार जोर देके कह रहे हैं कि साहब देखिए, हम एक बिल्कुल जमीन से उठा करके एक आदमी को लाए हैं जिसको हम राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। तो मायावती का जो बिखरा हुआ वोट है उसके ऊपर नजर है और इनको पूरी उम्मीद है कि इस तरीके से ये 2019 में यहां से शायद फिर से उसी तरीके की मेजॉरिटी दे पाए, जो कि अन्यथा मुश्किल लगती है, क्योंकि तमाम फैक्टर्स हैं कि बीजेपी को शायद उतनी स्ट्रेंथ ना मिल पाए। इसलिए ये दलित राजनीति खेली गई है 100%। और इससे जिस तरीके से चल रहे हैं वो आप देख लीजिए, विपक्ष पूरी तरह विभाजित है। मायावती के पास कोई चॉइस नहीं बची बजाय इसके कि सपोर्ट करने के। अखिलेश यादव के यहाँ बाप बेटे में ही झगड़ा है। वो एक पिताजी कह रहे हैं हम सपोर्ट करेंगे, बेटा कह रहे हैं नहीं करेंगे। तो इतना विपक्ष इतना कमजोर है कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये इनके फेवर में जा सकती है, जिसमें से एक वापस चला गया। प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं एक छोटी टिप्पणी प्रभु जी के ले लूं, उसके बाद मैं संजय झा आपके पास आता हूं। प्रभु जी आपने हाथ उठाया, मुझे लगता है
मैं तो क्योंकि अपने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं इनको जानता हूँ, तो यूपी के जो कि बीजेपी पर दलित वोट नहीं है, ये शायद अगर इतिहास देखें तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि इस बार भी सबसे ज़्यादा दलित जो एमएलए हैं बीजेपी के हैं। 1900 जब 60 सीटें जीते तब भी दलित सबसे ज़्यादा एमपी उनके चुन करके आए हैं। ये बात नहीं है, दलित उनके साथ रहे हैं। इस बार भी मायावती के वोट 22% है, पहले से कम नहीं हुए, उतने हैं जितने पहले थे उनके पास। तो इसलिए उनका दलित वोट ज़्यादातर इंटैक्ट है, कि बीजेपी का समीकरण ऐसा था जिसमें दलित और बाकी जातियों को मिला करके उन्होंने किया है। तो इसलिए ये दलित की राजनीति जरूर है, जो मैंने पहले भी कहा है कि दलित का फेस लेकर के बाकी लोगों को उनके साथ जोड़ना, ये इमेज ये कि उनका अर्थमेटिक है, ये इलेक्टोरल स्ट्रेटजी है। इसके पीछे दलित जो राजनीति इसीलिए फेस सारे इंडिया के अंदर देखना है कि दलितों की जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं पिछले 1 साल के अंदर, उसको एक डायरेक्शन देने की बात है कि हम दलित को प्रेसिडेंट बना रहे हैं। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है दलितों के खिलाफ सारे देश के अंदर पिछले 1 साल में हुआ है, वो शायद उससे हो सकता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव असर पड़े। ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है, ये हो सकता है। संजय झा, मैं आपसे एक सीधा सवाल बिहार के संदर्भ में, भूलिए कि इनको चाहिए रबर स्टैंप। ये देखिए, ये तो एक दूसरी बात है, जो भी सरकार में होता है वो जो हर पार्टी है वो सबको पता है। तो संजय झा, बिहार के संदर्भ में मैं संजय जी, आलोक जी, जी जयदी साहब, आलोक जी एक सेंटेंस जोड़ना चाहता हूँ। एक बात प्रभु जी ने बहुत अच्छी कही है कि मोदी जी को लो प्रोफाइल नेता चाहिए था, जो मोदी जी की किसी बात पे आपत्ति दर्ज ना कर सके। मोदी जी को कोई संविधान ज्ञाता नहीं चाहिए। जी मोदी जी ने कोई नई बात नहीं की है जयदी साहब, माफ कीजिएगा। मोदी जी अगर ऐसा चाहते हैं तो कोई नई बात नहीं चाहते हैं। बात पे आपत्ति दर्ज ना, पिछले सभी प्रधानमंत्री ऐसा ही चाहते रहे, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे होता है वो यही चाहता है। मनमोहन सिंह जी का इतिहास देखिए। मैं संजय जी आपके पास आना चाहता हूँ। संजय झा जी, सिर्फ मैं बिहार के संदर्भ, क्योंकि जेडीयू ने जिस तरह से जेडीयू ने जिस अंदाज में अपना फैसला सुनाया है और एनडीए के प्रत्याशी का समर्थन किया है, आप लोग 2019 के चुनाव को बिहार के संदर्भ में कैसे देख रहे हैं? आपको कुछ दिख रहा है क्या? संजय झा। नहीं, देखिए, हम इस बात पर बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं ये कहने में कि जब जेडीयू को मालूम था कि विपक्षी दल मिल रहे हैं और 22 तारीख को अपने उम्मीदवार का ऐलान करेंगे, तो उन्होंने इस जल्दबाजी में उन्होंने क्यों निर्णय लिया कि वो एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे? ये इस बात को लेके हम लोग ज़रूर थोड़े, तो हम लोग को काफ़ी ये बात पसंद नहीं आया। ये मैं खुलेआम आपके टीवी चैनल पर कह रहा हूँ। मैं दूसरी बात ये भी कहूँगा कि देखिए, दलित समुदाय के लोग जो हैं वो जागरूक हैं, वो बहुत समझदार हैं, वो समझ गए हैं कि अंत में उनके साथ किस तरीके का एक नकारात्मक और नफरत का एक माहौल जमीनी स्तर जी, ये दलित राजनीति, दलितों से भारतीय जनता पार्टी के संबंध और दलितों का भारतीय राजनीति में इस्तेमाल एक बहुत बड़ा विषय है। इस पे हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। आज मेरा वक्त खत्म हो गया है, बिल्कुल समय नहीं बचा है, इसलिए कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। मैं जफर साहब माफ कीजिए, लेकिन अब वक्त बिल्कुल नहीं बचा है। मैं फिर इस पे चर्चा होगी तो उसमें आपको वक्त देंगे। बिल्कुल समाप्त खत्म हो चुका है समय, कार्यक्रम खत्म करना है। जो सवाल हमने आज पूछा, विपक्ष को सिर्फ नाम के लिए राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहिए, 57% लोगों ने इसका जवाब दिया है नहीं, और 43% लोग हैं जो मानते हैं हाँ। मैं जो जनता दल यूनाइटेड ने जिस अंदाज में अपना फैसला सुनाया है, विपक्षी एकता पर जिस तरह का झटका लगा है कह रहे हैं, उसको देखते हुए एक असीर का शेर है जो चलते चलते सुनाना चाहता हूं। होता नहीं है कोई बुरे वक्त में शरीक, पत्ते भी भागते हैं खिजा में शजर से दूर। आवाज अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।